नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद 94 पे। दोस्त, आज का हमारा सेशन आधुनिक भारत का इतिहास का है, जिसे हम घटना चक्र जीएस दृष्टि बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आने वाली आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, बिहार दरोगा, रेलवे एंड अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा संबंध 94 को ज्वाइन कर लेंगे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के 5वें पार्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन, जिसका गठन कब किया गया था? वर्ष 1927 में किया गया था। गठन के प्रावधान क्या थे उसको हम देख लेते हैं। 1919 के मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। गठन का प्रावधान क्या था? साइमन कमीशन जो 1927 में गठित किया गया था, उसके गठन के प्रावधान क्या थे? 1919 के मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। इसका गठन जो है आपका नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा। नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन के द्वारा इसका गठन किया गया। इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना क्या था? इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? इसके अध्यक्ष थे आपका जॉन साइमन। किसका? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे और सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे। 7 सदस्यों में आपका क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे। तो फिर एक बार देख लेते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन वर्ष 1927 के बारे में। गठन का प्रावधान क्या था? 1919 के मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्षों पर इसकी समीक्षा हेतु, कितने वर्षों पर? 10 वर्षों में इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसका गठन जो है आपका नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन के द्वारा किया गया। इसकी संरचना को अगर हम देखते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी सदस्य क्या थे? आपके अंग्रेज थे। क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य थे, यानी कि 7 सदस्य में आपका क्लीमेंट एटली भी शामिल थे। इसका विरोध क्यों किया गया? विरोध के बारे में देखते हैं। सभी सदस्य गैर भारतीय यानी श्वेत कमीशन के थे। सभी सदस्य गैर भारतीय यानी श्वेत कमीशन के थे, इस वजह से इनका विरोध किया गया। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के द्वारा जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? मद्रास अधिवेशन हुआ था। कब? दिसंबर 1927 में हुआ था। उसमें साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय लिया गया था। 3 फरवरी 1928, याद रखेंगे, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बम्बई आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का कहाँ आगमन होता है? बम्बई में आगमन होता है। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का कहाँ आगमन होता है? बम्बई में आगमन होता है और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी होता है। नारा था क्या आपका? साइमन वापस जाओ। नारा क्या था? साइमन वापस जाओ। हम बात कर लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन के उत्तर में तैयार किया गया था। साइमन कमीशन के उत्तर में तैयार किया गया था क्या? कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग किया गया। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है आपका साइमन कमीशन के उत्तर में तैयार किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग किया था। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव इसमें था। मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में था। मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपका प्रस्तावित संविधान में था। नेहरू रिपोर्ट को एक बार और देखते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार किया गया था ये रिपोर्ट। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग करता था। कौन सा रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव करता था।
मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान था इसमें, किसमें आपका नेहरू रिपोर्ट में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब है? 1929 में। लाहौर अधिवेशन के बारे में हम देख लेते हैं। इसका आयोजन, लाहौर अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1929 में किया गया था। लाहौर अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1929 में किया गया था। स्थान कौन था आपका? लाहौर था। स्थान कहाँ था आपका? लाहौर था। कार्यक्रम को देखते हैं, कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था आपका 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पाठन। इसका कार्यक्रम क्या हुआ आपका? 31 दिसंबर, याद रखेंगे 31 दिसंबर 1929 को की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में कौन सा नदी है? रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर कौन सा नदी? रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव का पाठन किया गया। वहीं घोषित लक्ष्य क्या थे इसके? तो पूर्ण स्वराज। घोषित लक्ष्य क्या थे? पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता। किसके द्वारा मांग किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के बारे में है आपका। इसमें क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का घोषित संकल्प क्या था? गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त। नेहरू रिपोर्ट की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना को समाप्त कर दिया गया। स्वराज्य शब्द का तात्पर्य स्वतंत्रता से जोड़ा गया। स्वराज्य शब्द का तात्पर्य स्वतंत्रता से जोड़ा गया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 की घटना है। सबने अवज्ञा आंदोलन कब की घटना है? 1930 की घटना है। दांडी मार्च की बात करते हैं। दांडी मार्च की बात करते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल 1930 तक ये चलता है। दांडी मार्च कब से कब है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक है। साबरमती आश्रम से आरंभ होता है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आरंभ होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 दांडी से आरंभ होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन की हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 दांडी से आरंभ होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करते हैं 6 अप्रैल 1930 दांडी से आरंभ होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ चौकीदारी टैक्स के विरोध में। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। किसका प्रदर्शन हुआ? तो चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के उल्लंघन हेतु। दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके लिए? तो नमक कानून के उल्लंघन हेतु। गांधी जी सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया। गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया था। हरिजन जो आपका गांधी जी का आपका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, हरिजन का जो गांधी जी का था आपका साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। घटनाक्रम को अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब किया जाता है? महात्मा गांधी की जो गिरफ्तारी है आपका 5 मई 1930 को यरबदा जेल कहाँ भेज दिया जाता है? इनको यरबदा जेल भेज दिया जाता है। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब किया जाता है? 5 मई 1930 को
और कहाँ भेजा जाता है आपका यरबदा जेल। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता थे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आपके ये नेता कौन थे, तो नेता थे आपका अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी इसके नेता थे। कौन सा, सबने अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन बन गए, अब्बास तैयब जी बन गए। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू द्वारा धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया गया 21 मई 1930 को। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की अगर हम बात करते हैं, उत्तर सीमा प्रांत की बात करें तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खां। वहीं बात कर लेते हैं मणिपुर में आपका जिया तरंग आंदोलन चला। मणिपुर में आपका कौन सा आंदोलन, जिया तरंग आंदोलन चला, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, रानी गैडिन ल्यू। मणिपुर में आपका कौन सा आंदोलन चला, जिया तरंग आंदोलन चला, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, रानी गैडिन ल्यू। और नागा जनजाति की महिलाएं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष की घटना है, 1931 की है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 की यह घटना है। इसमें मध्यस्थता किसने किया था, इसमें बिचमानी का काम किसने किया था, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। इसकी मध्यस्थता किसने किया था, तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। इसका वर्ता क्या हुआ था, वर्ता क्या था आपका फरवरी 1931 में आरंभ होता है। फरवरी 1931 में आरंभ होता है, कहाँ पे आपका दिल्ली में। वर्ता कहाँ पे आरंभ होता है, आपका दिल्ली में होता है। कब, फरवरी 1931 में। समझौते की तिथि क्या है आपका, 5 मार्च 1931 को। समझौते की तिथि क्या है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है, 5 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू का कथन क्या है, गांधी और इरविन दो महात्मा। सरोजिनी नायडू का कथन क्या है, गांधी और इरविन दो महात्मा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु। गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार हो जाता है। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा का आदेश दिया जाता है। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार कर दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिल गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिल गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात हम करते हैं तो इरविन के जीवनकार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ थे। संतावना पुरस्कार इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ क्या थे, तो संतावना पुरस्कार इनका लाभ था। वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया था। कब किया था, तो 26 जनवरी 1931 को। वायसराय इरविन ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया था 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था, तो रचनात्मक कार्यक्रम को इन्होंने महत्व दिया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, 26 से 31 मार्च 1931 को। 26 से 31 मार्च 1931 को गांधी का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन का उद्देश्य क्या था, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन के उद्देश्य थे गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। इसका उद्देश्य क्या था, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे आपका, जो 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इसमें पारित प्रस्ताव क्या थे? मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध। गांधी जी का कथन क्या है? गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यही गांधी जी बोले थे, इनका कथन है गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी का कथन है। प्रथम अवसर की हम बात करते हैं। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। अन्य की हम बात करते हैं तो मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प, मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया। किस पे? मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित किया गया। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान का प्रकाष्ठा। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य विशेष तथ्य को हम देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य विशेष तथ्य को हम देखते हैं तो मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सभी धर्मों के संबंध में राज्य की तटस्थता, जाति धर्म लिंग ध्यान दिए बिना कानून के समक्ष समानता, जाति पथ लिंग पर ध्यान दिए बिना कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्र विधानसभा और संघ की स्वतंत्रता की बुनियादी नागरिक अधिकार। वही हम बात कर लेते हैं आपका सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधार पर चुनाव, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, कृषि ऋणग्रस्तता से राहत और सूदखोरी पर नियंत्रण, निर्वाह मजदूरी के साथ श्रमिकों हेतु बेहतर स्थिति, निर्वाह मजदूरी के साथ श्रमिकों हेतु बेहतर मजदूरी स्थिति, श्रमिकों और किसानों आदि को संगठित करने और संघ बनाने का अधिकार। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा गोलमेज सम्मेलन के बारे में है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में इसका आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन जो आपका 12 नवंबर 1930, याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 से आपका 19 जनवरी 1931, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में है। विशेष की अगर बात करते हैं, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। गोलमेज का प्रथम अधिवेशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है आपका कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये आयोजन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच। भारतीय विशेष इसमें क्या था? तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल के द्वारा, भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल के द्वारा किया गया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल के द्वारा किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन की बात करते हैं तो सम्मेलन के उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा आपका सम्मेलन का उद्घाटन किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। स्थान कौन सा था आपका? स्थान था आपका लंदन का। स्थान कौन सा था आपका? लंदन का था। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कुल कितना था? 89 था, 89 था। भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89 था, यानी कि 89 था। इसमें महत्वपूर्ण लोग जो थे शामिल, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, बीसी मुजे और MR जयकर। कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल थे? तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, BS मुजे और MR जयकर इत्यादि इसमें शामिल थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। इसका अवधि जो है कब से कब तक है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं तो इसका अवधि है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें भागीदारी कौन कौन लेते हैं? इसमें कौन कौन नेता भाग लेते हैं? महत्वपूर्ण नेता की अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे।
SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे कौन? महात्मा गांधी जो है SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे कौन? महात्मा गांधी जो है लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। स्वदेशी वापसी पर महात्मा गांधी का बयान था। स्वदेशी वापसी पर महात्मा गांधी का बयान था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उससे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात करते हैं तो अवधि क्या है? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें कौन कौन सा नेता भाग लेते हैं? महत्वपूर्ण नेता की बात करें तो सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए थे कौन? महात्मा गांधी। लंदन में कहाँ रुके थे? तो आपका किंग्सले हॉल में रुके थे। स्वदेशी वापसी पर महात्मा गांधी का बयान है, क्या बयान है इनका? यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आपका कांग्रेस जो है भाग नहीं लेता है। इसकी अवधि कब से कब तक रहता है? 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक, 24 दिसंबर 1932 तक। अवधि क्या रहता है? 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। इसमें जो है आपका कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया जाता है, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेता है। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना समझौता पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना समझौता पैक्ट की हम बात करते हैं तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को कब? 16 अगस्त 1932 को याद रखेंगे डेट। 16 अगस्त 1932 को कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे कहा गया सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड कहा गया। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। किसमें? सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत। दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। किसमें? सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया सांप्रदायिक अधिनिर्णयों के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन आरंभ किया था सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध में। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य समझौता को कहा जाता है पूना समझौता, कहाँ या येरवदा समझौता। याद रखेंगे पूना पैक्ट या पूना येरवदा समझौता कब हुआ था आपका? 24 सितंबर 1932 को। ये डेट आपको भूलना नहीं है, 24 सितंबर 1932 को। और आपका जो है सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत कब हुआ था? आपका 16 अगस्त 1932 को। तो आपका 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य समझौता हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पूना समझौता या येरवदा समझौता कहा जाता है। पूना समझौता जो आपका होता है 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर होता है इस पर। पूना समझौता पे हस्ताक्षर कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। हस्ताक्षर दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर, दलितों की ओर से कौन भाग लेते हैं? आपका भीमराव अंबेडकर। और शेष हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय इस पे साइन करते हैं। शेष हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय जो है पूना समझौता पे हस्ताक्षर करते हैं। नोट, महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने पूना समझौता पे हस्ताक्षर नहीं किया था। तो किसने किया था हस्ताक्षर? तो दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर और शेष हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सबने अभिज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण के बारे में। सबने अभिज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण के बारे में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे और सबने अभिज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से भारत वापस लौटे और सबने अभिज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया।
गांधी जी समेत अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी समेत अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए। मार्शल लॉ स्थापित करने हेतु अध्यादेश पारित हो जाता है। मार्शल लॉ स्थापित करने हेतु अध्यादेश पारित कर दिया जाता है। वर्ष 1934 में गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। वर्ष 1934 में गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस फिर से ले लिया जाता है। वापस लेने का कारण क्या था? वापस लेने का कारण था लोगों को अगली लड़ाई के लिए आराम करने और फिर से संगठित होने की आवश्यकता था। वापस लेने का मुख्य वजह क्या था? लोगों को अगली लड़ाई के लिए आराम करने और फिर से संगठित होने की आवश्यकता था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। इसका नेतृत्व जो है आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक पश्तून स्वतंत्रता की सेनानी अब्दुल गफ्फार खां जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खां जिनको सीमांत गांधी या फक्कार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। हम बात फिर कर लेते हैं वर्ष 1929 में। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खां और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खां और अन्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाता है। आंदोलन औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। पुरुषों में वर्दी के रूप में चमकदार लाल शर्ट जबकि महिलाओं में काले कपड़े पहने। पुरुषों ने वर्दी के रूप में चमकदार लाल शर्ट जबकि महिलाओं ने काले कपड़े पहने। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है। इसका गठन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में अगला हमारा कथन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है। इसका गठन कब किया गया था? 1934 में किया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। मई 1934 पटना। मई 1934 पटना। कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों को अलग बैठक। कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता। मई 1934 की बात करें, कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक होती है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना और औपचारिक मान्यता। अक्टूबर नवंबर 1934 बम्बई नीतियों एवं कार्य प्रणाली तय। अक्टूबर नवंबर 1934 मुंबई नीतियों एवं कार्य प्रणाली तय। महासचिव कौन थे? आपका महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपका नरेंद्र देव। इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होता है? 1934 में होता है। मई 1934 पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक होती है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता मिल जाता है। अक्टूबर नवंबर 1934 बम्बई में नीतियों एवं कार्य प्रणाली तय हो जाते हैं। कब? अक्टूबर नवंबर 1934 में बम्बई में आपका नीति और कार्य प्रणाली तय कर लिया जाता है। इसके महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और अध्यक्ष कौन थे? आपका नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखते हैं। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक पटना में। जयप्रकाश नारायण की हम बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण की हम बात करते हैं। वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कहाँ पे? पटना में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी संबंध था इनका। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से भी इनका संबंध था। उपाधि इनका क्या था? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या था? लोकनायक का था। इनकी उपाधि क्या था? लोकनायक का था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी? भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका क्या थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय की जनता को संगठित किया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। याद रखेंगे डेट 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मान
किया गया इनको? वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत वर्ष 1999 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया मरणोपरांत। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, कुछ घटनाएं हैं और संबंध जो तिथियां हैं उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता कब की है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखेंगे डेट 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था। वहीं हम बात कर लेते हैं पूना समझौता की। तो पूना समझौता कब हुआ था आपका? पूना समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता हुआ था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था? 1942 में किया था। किसने किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम क्या था? वर्ष 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम क्या था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन था। अगला पॉइंट है हमारा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। यह कथन है बी आर अम्बेडकर का। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। यह कथन है किनका? बी आर अम्बेडकर का है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लिंक के संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लिंक के संस्थापक कौन थे? बाबू जगजीवन राम। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल के गठन के बारे में है। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 के बारे में दिया हुआ है। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। जुलाई 1937 का जो चुनाव होता है उस चुनाव में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। याद रखेंगे, जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। वो कौन कौन सा प्रांत था आपका? मद्रास में बम्बई था, मद्रास था, बम्बई था, मध्य प्रांत एवं बरार था, मध्य प्रांत एवं बरार था, उड़ीसा था, बिहार था और संयुक्त प्रांत में आपका कांग्रेस की सरकार बनती है। कौन कौन था? मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बरार, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में आपका 6 आपका प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती हैं। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। याद रखेंगे, 5 प्रांत ऐसा था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत मिलता है। 5 प्रांत ऐसा था जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। उसमें कौन कौन सा आ जाता है? मद्रास था, बम्बई, बिहार था, मध्य प्रांत एवं बरार था, संयुक्त प्रांत था और उड़ीसा था। कुल मिला के जो है आपका जो कांग्रेस का जो है सरकार 8 प्रांत में बनता है। 8 प्रांत में कांग्रेस का सरकार बन जाता है। नोट यहाँ पे देखेंगे, बाद में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाया, यानी कि 6 इधर और 2 इधर। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। क्वेश्चन पूछ लेता है कितने प्रांतों में 1937 के चुनाव में कांग्रेस का सरकार बना था? तो आपके 8 प्रांतों में। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत में अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस को तो बहुमत नहीं मिला लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत में बना। उस कौन कौन सा प्रांत था आपका? बम्बई था, असम था और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था। कौन कौन था आपका? बम्बई था, असम था और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को हम देख लेते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त।
आपातकालीन शक्तियां देने वाले कानून निरस्त कर दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। हिंदुस्तान सेवा दल जैसे अवैध घोषित राजनीतिक संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिए गए। प्रेस प्रतिबंध को हटा दिया गया। प्रेस प्रतिबंध को हटा दिया गया। सबने अवज्ञा से जुड़े अधिकारियों को पेंशन बहाल कर दिया गया। राजनीतिक कैदियों एवं क्रांतिकारियों की रिहाई कर दिया गया। राजनीतिक कैदियों और क्रांतिकारी को रिहाई कर दिया गया। जब्त किए गए शस्त्र और शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए गए। समाचार पत्रों की काली सूची से बाहर कर दिया गया। ये जो था आपका सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, कृषि में सुधार के बारे में देखेंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा कृषि में क्या क्या सुधार किया गया, तो काश्तकारी कानून लाया गया। काश्तकारी कानून को लाया गया। काश्तकारी कानून को लाया गया। साहूकारों से किसानों की रक्षा। साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधा में वृद्धि। साहूकारों से किसानों की रक्षा और सिंचाई सुविधा में वृद्धि कर दिया गया। कांग्रेस जमीनों को अपने मूल मालिक को वापस दिलाने में सफल रही। कांग्रेस जमीनों को उसके मूल मालिकों को वापस दिलाने में सफल रही। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा सामाजिक कल्याण सुधार। सामाजिक कल्याण सुधार हरिजनों हेतु मंदिरों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग इत्यादि। हरिजनों हेतु क्या क्या सुधार किए गए आपका कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा, तो मंदिरों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग इत्यादि। प्राथमिक तकनीक और उच्च शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान। प्राथमिक तकनीकी और उच्च शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान। खादी को प्रोत्साहन दिया गया। खादी को प्रोत्साहन दिया गया। कारागार जेल में सुधार। कारागार जेल में सुधार हुआ। स्वदेशी उद्यमों का प्रोत्साहन। स्वदेशी उद्यमों का प्रोत्साहन। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना के विकास के प्रयास किए गए। वर्ष 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से योजना के विकास के प्रयास किए गए। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल रहा। कितना माह तक? महज 28 माह तक इनका कार्यकाल चला। वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल कितने दिनों का था? आपका 28 माह का था। 28 माह का था। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने आपका त्यागपत्र कब दिया था? तो अक्टूबर 1939 में दिया था। किस लिए दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में दिया गया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 को दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने के आह्वान किया गया। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? आपका 22 दिसंबर 1939 को। किस लिए मनाया था? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में क्या मनाया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। किस खुशी में? तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में। संयुक्त प्रांत सरकार 1937 की हम बात करते हैं। संयुक्त प्रांत सरकार 1937 की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। प्रधानमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? कानून और न्याय मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। कैलाश नाथ काटजू। कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। वित्त विभाग किनके पास था? तो रफ़ी अहमद किदवई। वित्त विभाग किनके पास था? तो रफ़ी अहमद किदवई के पास। संयुक्त प्रांत सरकार 1937 की हम बात कर लें तो प्रधानमंत्री कौन थे? आपका गोविंद बल्लभ पंत थे। कानून और न्याय मंत्री कौन थे? कैलाश नाथ काटजू। वित्त विभाग किनके पास था? तो रफ़ी अहमद किदवई के पास। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट है हमारा केंद्र शासन का महत्व।
कांग्रेस शासन का महत्व के बारे में हम देखेंगे। भारतीयों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों में इस भ्रम को दूर कर दिया कि भारतीय शासन करने योग्य नहीं है। भारतीय द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों ने इस भ्रम को दूर कर दिया कि भारतीय शासन करने योग्य नहीं है। सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में भी सक्षम थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इस बात की पुष्टि हुई कि आमूलचूल परिवर्तन हेतु स्वशासन आवश्यक है। अफसरशाही का मनोबल गिरा। इस बात की पुष्टि हुई कि आमूलचूल परिवर्तन हेतु स्वशासन आवश्यक है। अफसरशाही का मनोबल गिरा। परिषद के कार्यों में कई पूर्व विरोधी तत्व जमींदारों आदि के को बेअसर करने का भी मदद मिला। परिषद के कार्यों ने पूर्व विरोधी तत्व जमींदारों आदि को बेअसर करने का भी मदद मिला। अगले पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा देसी रियासत के बारे में। देसी रियासत के बारे में तो आपका बटलर समिति, कौन सा समिति? बटलर समिति देसी रियासत के बारे में आपका बटलर समिति का गठन किया गया। गठन कब किया गया? 1927 में। 1927 में गठन कब किया गया? 1927 में गठन कब किया गया? 1927 में। भारतीय रियासत समिति, अन्य इसका नाम क्या था? तो भारत रियासत समिति था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासत के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों के सुधार हेतु सिफारिश करना। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया। किनको चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में किसे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र किसे सौंपा? जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय हेतु हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। तो कब विलय होना चाहते थे आपका? कब विलय किया गया? तो आपका जम्मू को, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर को 26 अक्टूबर 1947 को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ? वर्ष 1947 में। वर्ष 1947 में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 के बीच। आरंभ कब होता है आपका? 1939 में। आरंभ कब होता है? 1939 में। कांग्रेस का क्या प्रस्ताव रहा? युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिथगो की गतिविधियां के बारे में हम देखते हैं। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया जाता है। 17 अक्टूबर 1939, याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ आरंभ। 1 सितंबर 1939 को जो आपका युद्ध जो है आपका जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका नेविल चैम्बरलेन। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेविल चैम्बरलेन थे। 1937 से 1940 के बीच। उसके बाद आ जाते हैं आपके विंस्टन चर्चिल। 1940 से 1945 तथा 1951 से 55 तक ये प्रधानमंत्री रहे। विंस्टन चर्चिल कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1940 से 45 और 1951 से 55 के बीच। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे? तो नेविल चैम्बरलेन थे। कब से? 37 से 40 के बीच। उसके बाद आ जाते हैं विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 और 51 से 55 तक। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा पाकिस्तान की मांग के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान की मांग के बारे में मुस्लिम लीग जो आपका है
इलाहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लीग जो है आपका इलाहाबाद अधिवेशन मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में वर्ष 1930 में जो अध्यक्ष कौन थे, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 1930 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, इकबाल थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, इकबाल थे। अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई थी। मुस्लिम के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति की गई थी, किसके द्वारा, तो इकबाल के द्वारा। फिर हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। हम बात करते हैं लाहौर अधिवेशन कब होता है आपका, 22 से 24 मार्च 1940। कब होता है आपका, 22 से 24 मार्च 1940। अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मांग क्या था, मांग क्या था, भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र, भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र की मांग था। अध्यक्षीय भाषण किनका था, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं। अध्यक्षीय भाषण क्या था, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं। मान्यता दिया गया, मान्यता है जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का। मान्यता इसमें क्या किसको दिया गया, लाहौर अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का। 23 मार्च 1943 को याद रखेंगे, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन। कब, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन। पाकिस्तान दिवस का आयोजन कब होता है आपका, 23 मार्च 1943 को होता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा चौधरी रहमत अली के बारे में। चौधरी रहमत अली के बारे में है, वर्ष 1933 पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, वर्ष 1933 में किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था चौधरी रहमत अली। कहाँ का, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। पैम्फलेट नाउ और नेवर आर बी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। इसका जो है आपका पैम्फलेट जो था आपका नाउ और नेवर आर बी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। इसकी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान नामाकरण जो है इन 5 राजनीतिक इकाइयों के नाम पे, इन 5 राजनीतिक इकाइयों के नाम पे जो आपका पाकिस्तान का नामाकरण किया गया है। कश्मीर हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाकर आपका पाकिस्तान शब्द की रचना की गई। पाकिस्तान शब्द में आपका 5 पाकिस्तान नामाकरण इन 5 राजनीतिक इकाइयों के नाम पर रखा गया। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के मिलाकर नाम को पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। नोट, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नोट में देखेंगे सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसे कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 की घटना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो घटना है 1940 की है। क्रिप्स मिशन का जो घटना है 1942 की है। क्रिप्स मिशन की जो घटना है 1942 की है। हम देख लेते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जो कब का घटित है, 1940 का है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। ये आरंभ कब होता है, ये आरंभ होता है आपका 17 अक्टूबर 1940 को। ये आरंभ कब होता है आपका 17 अक्टूबर 1940 को होता है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपका, तो आपका विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे आपका, विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय कौन थे आपका, तो तृतीय आपका जो है सत्याग्रही थे आपका ब्रह्मा दत्त। याद रखेंगे ब्रह्मा दत्त जो आपका तृतीय सत्याग्रही थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्रिप्स मिशन जो कब आया था, 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था। उसके बारे में है, इसके अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे।
संविधान निर्माती परिषद का गठन का उल्लेख किया गया है। क्रिप्स मिशन में आपका संविधान निर्माती परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माती परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान निर्माती परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। युद्ध के बाद डोमिनियन राज का दर्जा, क्रिप्स मिशन में क्या था आपका, युद्ध के बाद डोमिनियन राज का दर्जा भारत को दिया जाएगा। युद्ध के बाद डोमिनियन राज का दर्जा भारत को दिया जाएगा। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है क्रिप्स मिशन के बारे में हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन जो है उत्तर तिथि चेक, क्रिप्स मिशन को उत्तरीय तिथि चेक कहा है किसने, महात्मा गांधी ने कहा है। उत्तर तिथि चेक कहा है किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने। किसको कहा, क्रिप्स मिशन को कहा है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के बारे में हम बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन थे इसमें शामिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसमें शामिल थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में हम देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में मुख्य बिंदु, भारत के लिए आश्वासन दिया गया किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारत के लिए आश्वासन दिया गया किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान की बात करते हैं तो निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद का गठन होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद का गठन होगा। संविधान निर्माती परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारत प्रांतों के निर्वाचित सदस्य होंगे। देशी राजबारों के नामांकित प्रतिनिधि होंगे। देशी राजबारों के नामांकित प्रतिनिधि होंगे, शामिल होंगे इसमें। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी सर्वोदय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे के बारे में है सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज की स्थापना की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे होंगे। गांधी जी के आदर्शों के प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था, विनोबा भावे ने किया था। वहीं बात कर लेते हैं सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।